नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 22 मई 2023 के करंट अफेयर्स एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज ठीक ठाक अमाउंट में न्यूज़ है। एडिटोरियल भी मैं आज आपके साथ 5 डिस्कस करने वाला हूं। करंट अफेयर्स में रिसेंटली ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, आपको पता है, 2000 के जो नोट्स हैं, लीगल टेंडर तो वो हैं बट नए नोट तो प्रिंट किए नहीं जा रहे और सर्कुलेशन से उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो एसबीआई ने कंडीशन डाल दी कि आपको एक स्लिप भरना पड़ेगा और अपनी कुछ आइडेंटिटी कार्ड देना पड़ेगा। तो लोग नाराज हो गए। सरकार ने एसबीआई को डांटा, आरबीआई ने एसबीआई को डांटा और एसबीआई ने बोला कि हाँ भाई, कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, कोई स्लिप भरने की जरूरत नहीं। एक्चुअली में स्लिप भरना और आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट देना केवाईसी का पार्ट है। तो ये जो पुराने 2000 के नोट हैं उनको एक बार में 20,000 रुपए तक कन्वर्ट करना और अपने अकाउंट में डालना, इसके लिए किसी भी प्रकार की केवाईसी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। एसबीआई ने अपना जो मेमोरेंडम था उसको वापस लिया है। तो ये एक पर्टिकुलर न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। फिर दिल्ली के मलखानास किस प्रकार से काम करते हैं। मलखानास बेसिकली क्या होता है कि ओवरऑल किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत वगैरह होते हैं, उन सबूतों को जिस ओवरऑल जगह पे स्टोर रूम में रखा जाता है ना, जहाँ पे सारे एविडेंसेस जमा होते हैं, चाहे फिर वो ब्लड सैंपल हो, चाहे फिर वो कह लो फिंगरप्रिंट के निशान हो, कोई पर्सनल पर्स वगैरह या फिर कोई लो डॉक्यूमेंट वगैरह मिला हो, कोई भी अच्छी चीज जो क्राइम सीन से आपको मिली हो, ठीक है ना, कोई कांच हो सकता है, मर्डर वेपन हो सकता है। तो ये सब ओवरऑल एज एन एविडेंस जमा करके मलखानास में रखा जाता है। मलखानास किस प्रकार से काम करते हैं दिल्ली के अंदर, उसके बारे में एक आर्टिकल है, देखेंगे। फिर नह नाम का एक विलेज है आपका हरियाणा बॉर्डर पे, इसको नया जामतारा बोला जा रहा है। यहाँ पे ओवरऑल इलीगल जो लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड किए जाते हैं उसको रोकने के लिए क्या टैक्टिक्स डिप्लॉय की जा रही है, इसके बारे में बात करेंगे। जयशंकर और ब्लिंकन मिले हैं हिरोशिमा में, और जब हमारे मोदी जी यूएस जाएंगे जून में तो उस मीटिंग में क्या बातचीत होगी उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे बातचीत हो रही है। G20 की मीट की जो कश्मीर आइटनरी है, जो भी डेलीगेट्स हैं, उन आइटनरी को थोड़ा सा बदला गया, इसके बारे में बात करेंगे। यूएस और इंडिया मिलकर टेक्नोलॉजी कॉपरेशन करेंगे और हो सकता है जेट इंजन की टेक्नोलॉजी अपने आप में यूएस इंडिया को दे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है अगर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे होता है। तो अगर यूएस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया को देता है तो कल की डेट में हमारे चाहे इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स हों, चाहे हमारे कॉमर्शियल ड्रीम लाइनर्स हों, कॉमर्शियल एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट हों, हम जेट इंजन बना पाएंगे। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। लेट्स सी, चाइना तक के पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर जो कुकी ग्रुप्स हैं वो मणिपुर से अपने आप को अलग करने की बात कर रहे हैं, एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मांग रहे हैं, सेपरेट पॉलिटिकल स्टेटस मांग रहे हैं, इसको देखेंगे। इजराइल के बेन गुइर फिर पहुंच गए अल-अक्सा कंपाउंड में। ये वो कुछ राइट विंग लीडर्स हैं जो लगातार इनस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करते हैं, शांति चाहते ही नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको देखेंगे। G7 की मीटिंग में बाइडेन ने बोला कि हम चाइना के साथ डीलिंग नहीं करना चाहते हैं, मतलब ओवरऑल हम डी रिस्क करना चाहते हैं, मतलब एक कंट्री के ऊपर दुनिया भर की सप्लाई चेन डिपेंडेंट हो, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो चाइना से भी सामान आए, बाकी कंट्री से भी सामान आए, कुछ इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो एक प्रकार से चाइना की तरफ एक आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। एडिटोरियल एनालिसिस में हम कौन कौन से आर्टिकल देखेंगे दोस्तों। तो एक आर्टिकल ये जो बीजेपी और आप की राइवलरी है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में सर्विसेज डिपार्टमेंट की ओनरशिप के लिए, उसके लेके एक आर्टिकल है। जलीकट्टू के रिस्पेक्ट में जो जजमेंट आया उसको लेके एक आर्टिकल है, ठीक है। मणिपुर में जो क्योस फैला हुआ है इसको लेके एक आर्टिकल है। इंडिया कैसे क्वाड का बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, इसको लेके एक आर्टिकल है। और कैसे तेलंगाना की यूनिवर्सिटी में इस समय पे बवाल मचा हुआ है, इसको लेके एक आर्टिकल। तो अच्छे खासे आर्टिकल्स हैं दोस्तों यहाँ पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को रिकमेंड करिए दोस्तों। जितना ज्यादा लोग पास इस वीडियो को पहुंचाएंगे आप, उतना ज्यादा यूट्यूब अपनी एल्गोरिदम में इस पर्टिकुलर वीडियो को प्रमोट करेगा। वैसे तो मैं हर दिन ये बात बोलता हूँ, बट बहुत ज्यादा लोग लाइक शेयर करते नहीं है, तो हो सके तो जरूर करें। एक बार हर्षित द्विवेदी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करके दोस्तों कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो अभी के लिए क्रैश कोर्स तो क्या, अभी तो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आ ही गया, तो क्रैश कोर्स तो नहीं ले रहा, लेकिन हाँ जल्दी ही एनसीईआरटी के कुछ कोर्सेज वहां पे लॉन्च होने वाले हैं, तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, एसबीआई यू टर्न नो आईडी कार्ड स्विप टू स्वैप 2000 नोट्स, ठीक है ना भाई। देखिए, जब ओवरऑल ये 2000 के नोट्स को सर्कुलेशन से बाहर निकालने की बात की, तो आरबीआई ने जो भी ऑर्डर इशू किए थे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को, उसमें कहीं से भी ये नहीं लिखा था कि आप प्रूफ कलेक्ट करिए नोट्स को एक्सचेंज करवाने के लिए। हुआ क्या कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सारी ब्रांचों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी। इंस्ट्रक्शंस ये थे कि रिक्वेजिशन स्लिप होगी, मतलब जो लोग भी अपने 2000 के नोटों को बदलवाना चाहते हैं वो पहले रिक्वेस्ट देंगे, उस रिक्वेस्ट के लिए स्लिप भरेंगे और उसके साथ साथ एक आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करेंगे। ये बेसिकली नो योर कस्टमर्स नॉर्म्स थे एसबीआई के। तो टेक्निकल डिफॉल्ट बेसिस पे
ये नो योर कस्टमर्स नॉर्म्स इन 2000 नोटों के लिए भी एसबीआई ने इंप्लीमेंट कर दिए। अब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, लोगों ने यहाँ पे बवाल मचाया। जब लोगों ने यहाँ पे बवाल मचाया तब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को डांट लगाई, आरबीआई ने एसबीआई को डांट लगाई और फाइनली एसबीआई ने बोला है कि नहीं भाई ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप 2000 रुपए के 20,000 तक के नोट अपने अकाउंट में भी डलवा सकते हैं, उनको चेंज भी करवा सकते हैं। एनी अमाउंट ऑफ 2000 के नोट को चेंज किया जा सकता है और उसके लिए कोई भी आइडेंटिटी कार्ड नहीं माना जाएगा। तो एसबीआई पहले जो आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा था अपने सर्कुलर डेटेड 19 मई 2023 के थ्रू, वो रिक्वायरमेंट अभी यहां पे विड्रॉ कर ली गई है। एसबीआई के चीफ जनरल मैनेजर ऑपरेशंस इसके रिस्पेक्ट में अनाउंसमेंट रिलीज कर चुके हैं। तो कोई भी आइडेंटिटी कार्ड या फिर रिक्विजिशन स्लिप की जरूरत नहीं है, ना ही कोई नो योर कस्टमर नॉर्म्स को फुलफिल करने की जरूरत है 2000 के नोटों को चेंज कराने के लिए एसबीआई में। और चूंकि एसबीआई में ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है तो कोई और बैंक भी इस प्रकार का नो योर कस्टमर नॉर्म्स या फिर रिक्विजिशन स्लिप की रिक्वायरमेंट अब नहीं लगाएगा, चूंकि स्पेसिफिकली एसबीआई को यहां पे डायरेक्शंस जा चुके हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी और आरबीआई की तरफ से भी कि इस प्रकार का कोई भी कॉम्प्लायंस मत करिए। फिर आ जाते हैं इनसाइड दिल्लीज मलखानाज वेयर क्राइम एविडेंसेस आर स्टोर्ड। देखिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल में कोई न्यूज नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कैसे ये मलखाना काम करते हैं इसका एक व्यू पॉइंट दे रखा है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सुबह के 9:30 बज रहे हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जग परवेश तैयार हो रहे हैं 53 साल के दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म में और ये जा रहे हैं 30 हजारी कोट। 30 हजारी कोट दिल्ली के नॉर्दर्न पार्ट में। तो ओवरऑल इन्होंने कुछ पिस्टल्स पैक की हैं प्लास्टिक बॉक्स में। उस प्लास्टिक बॉक्स के ऊपर एक बार कोड की आईडी है, उस बार कोड आईडी के बेसिस पे डब्बे को परफॉर्म मतलब आइडेंटिफाई किया, कोड का ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर के बेसिस पे 30 हजारी कोर्ट में जाके उस पर्टिकुलर एविडेंस को जज साहब के सामने केस की सुनवाई के दौरान प्रेजेंट करना है। तो ये यहां पे काम था मिस्टर जग परवेश का। ठीक है, जो जग परवेश है ये इंचार्ज है सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के और इसके मलखाना के इंचार्ज है। मलखाना में मल मतलब होता है प्रॉपर्टी, खाना मतलब होता है स्पेस, तो मतलब प्रॉपर्टी का स्पेस एक ऐसा स्टोर आइटम है जहां पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस जो भी डॉक्यूमेंट सीज करती है, जो भी क्रूशियल एविडेंस सीज करती है, इसको यहां पे रखा जाता है। और अपने आप में एक बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, क्योंकि इस मलखाना को मैन करने के लिए बहुत इनफ अमाउंट में फोर्सेस या फिर पुलिस वाले डिप्लॉयड है नहीं, बहुत कम पुलिस वाले हैं। और इस मलखाना में हर प्रकार के एविडेंस रखे हुए हैं, ब्लड सैंपल्स भी रखे हुए हैं, हेयर पार्ट्स भी रखे हुए हैं, बॉडी पार्ट्स भी रखे हुए हैं, कपड़े के पीसेस, कैश, ज्वेलरी, नाइफ्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। तो बेसिकली मलखाना में रखा सब कुछ है। मलखाना को मैनेज करने के लिए लोग यहाँ पे कम है और अर्जेंट बेसिस पे यहाँ पे काम आता है। कभी कोर्ट इस मलखाना को मांग लेगा, कभी कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो सकता है मान ले। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो भी क्राइम सीन से इकट्ठा करता है एविडेंस, उस एविडेंस को इस मलखाना में स्टोर करके रखा जाता है। और समय समय पे ये जो ओवरऑल पर्सन इंचार्ज है वो दिल्ली के अंदर आपका 30 हजारी कोर्ट में जाएगा, फिर करकरडूमा कोर्ट में जाएगा, फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में जाएगा। जहां जहां पे भी कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से इन एविडेंसेस को मंगवाया जा रहा है वहां जाना पड़ेगा। कभी कभी तो क्या होता है कि इन सबूतों को लेके आपको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जाना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पे भी इन सबूतों की जरूरत पड़ सकती है ना। तो ऑर्डर के हिसाब से, नेसेसिटी के हिसाब से इन सबूतों को एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जाता है। इन सबूतों के तौर पे अगर आप देखो तो दिल्ली का जो चित्तरंजन पार्क का पुलिस थाना है ना, वहां पे जो मलखाना, उसके बाद 6 से 7 गाड़ियां भी पड़ी हुई हैं। और खास बात दोस्तों यहां पे ये है कि इस मलखाने का जो इंचार्ज होता है ना, उस इंचार्ज के एब्सेंस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोई भी दूसरी पुलिस की अथॉरिटी आके इन एविडेंसेस को एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर एविडेंसेस के साथ कुछ भी गड़बड़ हो गई, ये एविडेंसेस गायब हो गए, तो रजिस्टर में एंट्री होती, जब भी एफआईआर लॉन्च होती, इस मलखान का भी एक रजिस्टर है, तो उस रजिस्टर में लिखा हुआ है कि भाई क्या क्या सामान यहाँ पे जमा हुआ। अगर कोई भी सामान यहाँ पे गायब हो गया तो उस केस में जो मलखान का मैनेजर है उसके अगेंस्ट इंडियन पीनल कोड 409 के अंदर केस रजिस्टर हो जाएगा क्रिमिनल बीस ऑफ ट्रस्ट का, कि भाई वो मलखान का मैनेजर था, चीज ओवरऑल उसकी प्रेजेंस में वहां पे जमा की गई थी, बाद में मिली नहीं। तो ओवरऑल ये बहुत स्ट्रेसफुल जॉब भी है, बहुत जिम्मेदारी वाली नौकरी भी है। ठीक है, तो मलखाना किस प्रकार से काम करते हैं और यहाँ पे काम करने वाले लोगों की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई अर्जेंट बेसिस पे फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को, कोर्ट को, नाना अलग अलग जगहों पे ऑर्डर्स के हिसाब से एविडेंसेस को भेजना पड़ता है, एविडेंसेस की सेफ कीपिंग को मेंटेन करना पड़ता है। ओवरऑल जब जरूरत पड़े तो कोर्ट में एविडेंसेस को लेके जाना पड़ता है। अब चीजें थोड़ी अच्छी हो गई, क्योंकि जो एविडेंस बॉक्स है उसके ऊपर एक बार कोड छपा हुआ है, तो बेसिकली उस बार कोड के आधार पर एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल इन्वेंट्री बनाई गई है कि उस पर्टिकुलर एविडेंस रूम में कहां पे कौन से केस का एविडेंस रखा हुआ है। तो पहले जैसे मैनुअली ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती, ओके, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जितना काम है उस हिसाब से पुलिस वाले कम डिप्लॉयड हैं, तो प्रेशर वर्क का थोड़ा ज्यादा हो जाता है। फिर भाई
न्यू जामतारा पुलिस वाइडन प्रोब इनटू नेटवर्क ऑफ स्कैमर्स इन नूह। देखिए यहाँ पे ओवरऑल क्या न्यूज़ बताई जा रही है, ये नूह की बात की जा रही है और ये पर्टिकुलर क्या है कि हरियाणा के बॉर्डर पे ओवरऑल एक साइबर क्राइम नेटवर्क पकड़ा गया और ये नूह गांव का नेटवर्क था। यहाँ पे 66 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है। इन्होंने 28,000 लोगों को चूना लगाया है, 100 करोड़ रुपए उन लोगों की जेब से निकालवा लिए हैं। तो नूह पुलिस ने ओवरऑल यहाँ पे इन लोगों को पकड़ा है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर प्रोब में नूह की जो पुलिस है वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से भी मदद ले रही है। 20,000 सिम्स को यहाँ पे फ्रॉडुलेंटली जो ऑब्टेन्ड सिम्स थे उनको यहाँ पे ब्लॉक करवाया गया। इसके रिस्पेक्ट में मैंने पहले भी एक न्यूज डिस्कवर की थी जहां पे 20,000 सिम्स को ब्लॉक कराने की बात की थी। न्यूज में डिस्कस किया था, एडिटोरियल में किसी एक में डिस्कस किया था। अगर आप रेगुलरली सुन रहे हो मेरे एडिटोरियल्स तो आपको याद होगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे नूह पुलिस क्या करने की कोशिश कर रही है, ये जो पर्टिकुलर क्रिमिनल्स है ये फर्जी फोन के नंबर लेके लोगों को कॉल करते हैं, ठीक है ना। उनके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स डालने की कोशिश करते हैं, फिर उस क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स के बेसिस पे ऑनलाइन उनका पैसा चुरा लेते हैं। तो ये नोटोरियस गैंग्स हैं और ये गैंग्स के फोन के थ्रू फ्रॉड नहीं करते हैं, व्हीकल थेफ्ट, कैटल स्मगलिंग सब चीज में इन्वॉल्व है। नूह नाम की डिस्ट्रिक्ट में 100 से ज्यादा अगर आप देखो तो इस प्रकार के क्राइम्स रजिस्टर्ड होते रहते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है नूह कंट्री की। नीति आयोग ने उसको वन ऑफ द मोस्ट 100 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आइडेंटिफाई किया था 2018 में। और बेसिकली यहाँ पे हालात कुछ ऐसे हैं कि साइबर क्राइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ की गड़बड़ है और कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद यूथ खाली पीली घूम रहे हैं, डिजिटल नॉलेज उनके पास है तो भाई साइबर क्राइम्स बढ़ा रहे हैं, साइबर क्राइम्स के थ्रू पैसा ठीक ठाक कमा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को भी क्रेडिट कार्ड का चूतिया बनाया और उसके क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए निकाल लिए तो ओवरऑल ऑब्वियस ही बात है उसका अच्छा खासा नुकसान यहाँ पे करवा दिया, ठीक है ना। आगे अगर आप बात करें तो जो नूह पुलिस है वो लिंक कर रही है एक्यूज्ड को विद द मल्टीट्यूड्स ऑफ कंप्लेंट्स लॉन्च्ड अगेंस्ट देम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो बेसिकली क्या है कि अब नूह में जो लोग बैठे हैं वो आसपास दिल्ली हरियाणा के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे, वो ऑल इंडिया लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। ऑल इंडिया लोगों के क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करके ऑनलाइन स्कैम करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल इंडिया जब भी ये स्कैम होते हैं उनकी जो कंप्लेन फाइल होती है वो कंप्लेन किस प्रकार से नूह से जुड़ी हुई है इसको भी यहाँ पे पुलिस वाले ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे एक नया बेंचमार्क सेटअप करने की कोशिश की जा रही है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में। साइबर क्राइम एक तो फेसलेस है, दूसरा बॉर्डरलेस है। आप जल्दी ओवरऑल साइबर क्राइम करने वाले इंडिविजुअल को, एक्यूज्ड को उसके ऑफेंस के साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल ने नूह के गांव में बैठ के त्रिवेंद्रम में बैठे किसी इंडिविजुअल के साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया। इसका कनेक्शन बैठा पाना बहुत मुश्किल होता है और अगर आप सही समय पे कनेक्शन नहीं बिठा पाए तो बंदा बेल लेके बाहर, ठीक है। तो नूह के अंदर साइबर क्राइम तो स्प्रेड हुआ है, एक नया जामतारा यहाँ पे बना है। क्राइम रिडन विलेजेस बनाने की जो कोशिश है उसमें नूह विलेज में मेजर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इसी मेजर क्रैकडाउन में 66 फोन्स, 99 सिम्स बरामद हुए, बहुत अलग अलग प्रकार के फेक डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, आधार कार्ड जैसे। और पता ये लगाया गया कि इन लोगों ने 28,000 लोगों को चूना लगाया है। 1350 FIR इन पर्टिकुलर केसेस में फाइल हुई हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, अलग अलग स्टेजेस पे ये इंक्वायरी है। हजारों की तादाद में यहाँ पे केसेस फाइल हो सकते हैं और पूरी दम लगा रही है पुलिस, इनकम टैक्स अथॉरिटीज और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ मिलके कि कैसे ना कैसे करके इस प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड को रोका जाए। बहुत जरूरी है इस ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना। और साइबर क्राइम के अंदर ये जो कमजोरी इन्वॉल्व है कि हाँ भाई एक्यूज्ड को आप रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पा रहे हो, उसको आप कन्विक्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको आप सजा नहीं दिला पा रहे हो, इस कमी को, इस गैप को, इस लूप होल को भी फिल करने की कोशिश कर रही है सरकार, ठीक है ना। अब वो कोशिश कर पाएंगे, पूरी नहीं कर पाएंगे, वो एक अलग चीज है। फिर जयशंकर साहब ब्लिंकन के साथ मिले हैं हिरोशिमा में और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का यूएस विजिट, यूएस दौरा है जून का, उसके बारे में बात की। देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी न्यूज के रिस्पेक्ट में फ्यूचर में आने वाले समय में इंडिया यूएस के बीच में क्या बायलैटरल एंगेजमेंट के आसार बनते नजर आ रहे हैं उसको लेके एक आर्टिकल है। तो हिरोशिमा में मिले जयशंकर साहब और यूएस सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट है यूएस में जून में, उसको लेके यहाँ पे बातचीत हुई। तो कुछ पॉसिबल प्लान्स की बात की गई, जैसे फॉर एग्जांपल वॉशिंगटन डीसी में तो मिलेंगे, लेकिन वॉशिंगटन डीसी के बाद एक प्रकार का शॉर्ट रिट्रीट हो सकता है।
शॉर्ट रिट्रीट मतलब कि ऑफिशियल रिलेशंस में ज्यादातर ये देखा जाता है कि व्हाइट हाउस में जाते हैं, फॉरेन डिग्निटरीज यूएस प्रेसिडेंट के साथ मिलते हैं, बातचीत होती है, फिर वो अपने देश वापस लौट जाते हैं। जब ओवरऑल किसी कंट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, तो एक अलग लेवल पे इंगेजमेंट होता है, एक अलग लेवल पे, मतलब अब जब इंडिया से मोदी जी जाएंगे जो बाइडेन से मिलने, तो जो बाइडेन सिर्फ उनको वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में नहीं ग्रीट करेंगे, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो बाइडेन उनको कहीं बाहर, वॉशिंगटन से बाहर लेके जाएंगे ओवरऑल किसी डिनर को होस्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पे देखो तो ऐसा बताया जा रहा है, ठीक ना, कि कैंप डेविड में या फिर मिस्टर बाइडेन का जो प्राइवेट वैकेशन होम है रहबोथ बीच, यहां पे मोदी जी को लेके जाया जा सकता है। तो अपने आप में दिस इज समथिंग डिफरेंट कि मोदी जी वहां पे गए और यूएस ने इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि सिर्फ मोदी जी को वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बात नहीं की गई, उनको स्पेसिफिकली जो बाइडेन साहब ने पर्सनल टच देने के लिए उनको अपने प्राइवेट घर में लेके गए। मतलब बेसिकली देखिए यहां पे सिर्फ लीडर टू लीडर इंगेजमेंट नहीं हो रहा है, यहां पे कंट्री टू कंट्री इंगेजमेंट हो रहा है। इस प्रकार का इंगेजमेंट ओवरऑल इंडिया की इंपॉर्टेंस को इंटरनेशनल स्टेज पे दिखाता है। लेकिन देखिए ये सारी बातें अभी प्रिपरेशन फेज में, कुछ भी यहां पे अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, मतलब डिटेल्स फाइनलाइज नहीं हुई, इस प्रकार की बातें हो रही हैं कि हाँ भाई इस प्रकार का कोई एक पर्टिकुलर रिट्रीट प्लान किया जा सकता है। फिर अगर आप देखें तो इस प्रकार के रिट्रीट्स में पहले भी पीएम मोदी ने मतलब पार्टिसिपेट किया है। जैसे फॉर एग्जांपल जब जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से मिले तो स्लॉश मेसेबर्ग पैलेस में लेके जाया गया मोदी जी को, जो कि बर्लिन के बाहर था। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन से मिले थे मोदी जी, तो चेकर्स लेके गए थे मोदी जी को। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उनको अपने डाचा सोची में लेके गए थे। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग मोदी जी को वुहान में लेके गए थे। उसी प्रकार से अगर यूएस के प्रेसिडेंट ओवरऑल मोदी जी को कहीं बाहर लेके जाते हैं तो ये एक प्रकार से इंडिया की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। फिर पिछले महीने अगर आप देखो तो और भी बहुत प्रकार की न्यूज निकल के आ रही हैं ओवरऑल यूएस के अंदर से मोदी जी के साथ इंगेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंडिया कॉकस को चेयर जो रो खन्ना है, ओवरऑल ये यूएस स्पीकर को लिख के बोलते हैं कि मिस्टर मोदी आके यूएस कांग्रेस को एड्रेस करें। हालांकि यहां पे कुछ पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि यूएस कांग्रेस में जब मोदी जी जाएंगे एड्रेस करने के लिए तो कुछ टफ क्वेश्चंस उनसे यहां पे पूछे जा सकते हैं। रो खन्ना अक्सर कर एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट्स देते हुए भी नजर आए हैं। फिर जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की ओवरसीज विंग है वो ये बोल रही है कि कुछ इवेंट शिकागो और अटलांटा में हो सकते हैं, जिस प्रकार का इवेंट हाउडी मोदी हुआ था आपका टेक्सास में, उस ह्यूस्टन में 2018 में। अब इस प्रकार का हाउडी मोदी जैसा इवेंट होगा नहीं होगा अभी के लिए हम देखिए यहां पे कह नहीं सकते। तो ये सब इवेंट्स के ऊपर बातचीत हो रही है कि किस प्रकार से इंगेज किया जाएगा इंडिया यूएस की इस बायलैटरल मीट में। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट देखो दोस्तों तो वो ये है कि इंडिया यूएस हो सकता है अपनी टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन को हाइक करें और को प्रोडक्शन ऑफ जेट इंजन्स यहां पे एजेंडा पे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत पॉजिटिव न्यूज है अगर ये सच हो जाती है कि इंडिया और यूएस यहां पे मिलके डिस्कस कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज ऑफ को प्रोड्यूसिंग जेट इंजन्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी एंड इन्फेंट्री व्हीकल्स अंडर द इनिशिएटिव ऑफ क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET, जो कि इसी साल की शुरुआत में अनाउंस हुआ था। तो बेसिकली हाई टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स इंडिया और यूएस के बीच में प्लान हो रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जून में प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस में जाने वाले हैं, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ओवरऑल इन पर्टिकुलर अरेंजमेंट्स के बारे में, हाई टेक्नोलॉजी जो कॉर्पोरेशन है इसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट की जाए जब मोदी जी जून में यूएस जाएं। ठीक है भाई, अगर आप देखो तो इस विजिट से पहले, जून की विजिट से पहले इंडस एक्स लॉन्च किया गया ICET के अंदर टू प्रमोट पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम। तो भैया डिफेंस इकोसिस्टम इनोवेशन के लिए इंडिया और यूएस के बीच में लॉन्च हुआ इंडस एक्स अंडर ICET जरूर याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये सब डिस्कशन कहां हो रहे थे? जो 17th मीटिंग हुई इंडिया यूएस डिफेंस पॉलिसी ग्रुप की, जिसको डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने इंडिया की तरफ से और अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर पॉलिसी कॉलिन कायल यूएस की तरफ से बातचीत कर रहे थे, ओवरऑल डिस्कस कर रहे थे। तो दोनों साइड्स जो हैं उन्होंने प्रोग्रेस को यहाँ पे रिव्यू किया कि कैसे इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को बढ़ाया जा सकता है, डिफेंस कॉर्पोरेशन को यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, कैसे ऑपरेशनलाइज किया जा सकता है इंडिया यूएस मेजर डिफेंस पार्टनरशिप को। कुछ मिलिट्री टू मिलिट्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात हुई, इंडियन ओशन रीजन में कॉर्पोरेशन बढ़ाने की यहाँ पे बात हुई। तो बहुत प्रकार की यहाँ पे बात होती नजर आ रही है।
ठीक है भाई, तो दोनों तरफ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जेट इंजन कॉर्पोरेशन के रिस्पेक्ट में बात की, डीपीजी में जेट इंजन कॉर्पोरेशन की बात की। तो क्या किसी मैकेनिज्म के थ्रू को डेवलपमेंट या को प्रोडक्शन किया जा सकता है जेट इंजन का? यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर ज्वाइंटली जेट इंजन प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया और यूएस के द्वारा मिलकर, और जनरल इलेक्ट्रिक ओवरऑल अपनी जेट इंजन की टेक्नोलॉजी इंडिया को देता है, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि अभी तक ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से चाइना के पास भी नहीं है। और ये चीज चाइना को एक मैसेज भेजेगी कि इंडिया यूएस की जो पार्टनरशिप है वो सतही लेवल पे नहीं है, इट इज अ वेरी डीप पार्टनरशिप। फिर अगर आप देखो तो G20 की मीट जो हो रही है कश्मीर में, आज से जो शुरू हो रही है, उसमें लास्ट मिनट में कुछ चेंजेस किए गए। जो 60 फॉरेन और लोकल डेलीगेट्स 22 मई से 24 मई की G20 वर्किंग ग्रुप ऑन टूरिज्म की जो मीटिंग कर रहे हैं कश्मीर में, वहां पे कुछ साइट सीइंग प्लान्स थे जिनको बदला गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्लान था डचीगाम नेशनल पार्क में जाना डेलीगेट्स का, श्रीनगर और टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स गुलमर्ग में जाना, तो ये सब यहाँ पे ड्रॉप कर दिए गए। गुलमर्ग वाला प्लान इसलिए ड्रॉप किया गया क्योंकि श्रीनगर में काफी सारा काम है। डाचीग्राम वाला प्लान इसलिए ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि डाचीग्राम में उतनी जगह नहीं है यहाँ पे। अब किया क्या क्या जाएगा, तो ये जो 60 डेलीगेट्स जा रहे हैं फॉरेन और लोकल, इनको भैया पोलो व्यू का मार्केट दिखाया जाएगा। वैली की पहला पेडेस्ट्रियन ओनली बाजार है ये पोलो व्यू मार्केट, जो 980 करोड़ श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। इस पर्टिकुलर मार्केट में काम करने वाले सारे शॉपकीपर्स को बोला गया है कि आपको 9 बजे अपनी दुकान खोल देनी है, तीनों दिन तो दुकान खुली रहेंगी, किसी भी सेपरेटिस्ट की धमकी के अंदर आप दुकान बंद नहीं करोगे। तो ऑब्वियस ही बात है, ये सब बातें यहाँ पे दी गई। बहुत सारे इनको पासेस दिए गए ताकि ये समय पे आके अपनी दुकान वगैरह खोल सकें, कोई सिक्योरिटी चेक में इनको प्रॉब्लम ना आए। फिर मुगल गार्डन्स जाएंगे श्रीनगर में, निशत, चेशमशशी, परी महल, इन सब जगहों पे जाया जाएगा। तो ये जितनी भी लोकेशंस हैं ये सब ओवरऑल जहाँ पे ये मेन कॉन्फ्रेंस हो रही है G20 ऑन टूरिज्म, उसके 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर है। ये जो शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है ना, ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक, यहाँ पे G20 के सारे ओवरऑल 60 डेलीगेट्स मिल रहे हैं। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। कुकी ग्रुप्स टू प्रेस फॉर सेपरेशन फ्रॉम मणिपुर इक्वल पॉलिटिकल स्टेटस। देखिए कुकी कम्युनिटी, कुकी जो कम्युनिटी जो है और मीती कम्युनिटी जो है मणिपुर की, उसके बीच में भारी बवाल हो गया है, भारी लड़ाई सी हो गई है। आपको पता ही है मणिपुर के अंदर क्या हो रहा है। अब इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स ने साइन किया था एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन 2008 में। इस सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में एक तरफ कुकी लोग थे, दूसरी तरफ मणिपुर की सरकार थी राज्य की, और तीसरी तरफ केंद्र की सरकार की होम मिनिस्ट्री थी। बेसिकली ओवरऑल कुछ इंसर्जेंट ग्रुप से ऐसे 24 इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जो कि कोकी जू कम्युनिटी के अंदर आते थे। इनके साथ 2008 में पीस समझौता साइन हुआ था, जिसमें ओवरऑल मणिपुर के राज्य की सरकार भी थी और केंद्र की होम मिनिस्ट्री भी थी। अब देखिए काफी चीजें बिगड़ गई हैं मणिपुर राज्य के अंदर। मणिपुर राज्य के अंदर आपको पता है दोस्तों, ये हिल वर्सेस वैली वाला विवाद है। इसको लेके आज एक एडिटोरियल आर्टिकल भी है, उस एडिटोरियल आर्टिकल को भी मैं अभी आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। तो ये जो कोकीजी कम्युनिटी के लोग हैं, इन्होंने ओवरऑल यहाँ पे बातचीत की। बातचीत किससे की है, तो होम मिनिस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं AK मिश्रा साहब दिल्ली में, उनके साथ बातचीत की है। और ऐसा बताया गया कि कुछ सेटलमेंट की बात की है। सेटलमेंट के अंदर ओवरऑल कोकीजी कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें अपने अलग आप टेरिटोरियल काउंसिल दे दीजिए और हमारे हिस्से को आप मणिपुर से अलग कर दीजिए। हम यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट रहेंगे, लेकिन हम मणिपुर का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। हम इन नीतीश के साथ किसी भी प्रकार से एसोसिएट नहीं होना चाहते। कुछ इस प्रकार की बात कर रहे हैं यहाँ पे कोकीजी लोग। कोकीजी लोग चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर के बाकी जो कम्युनिटीज हैं वो हमारे इलाके के अंदर ना आए, तो हमें हमारे टेरिटोरियल काउंसिल आप दे दीजिए। इसके लिए जो 10 MLAs हैं जो हिल डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर की, जिसमें से 7 तो रूलिंग BJP के हैं, ये होम मिनिस्टर अमित शाह से मिले और एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की बात की। इनका ये बोलना है कि मणिपुर की जो राज्य की सरकार है वो कुकी-जू हिल ट्राइबल्स की बात ठीक तरीके से सुन नहीं रही, तो ये अपनी गुहार सीधे सीधे केंद्र की सरकार से लगा रहे हैं। अब अगर आप देखो तो जो कुकी जो में कुकी नेशनल आर्मी KNA और जो की जूमी रेवोल्यूशनरी आर्मी, ये 2 हिल बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स थे। इन्होंने 2008 में हथियार डाल दिए थे। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है भाई, KNA के द्वारा, ZRA के द्वारा। अब इनका यह बोलना है कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से हमको कुछ ज्यादा खास फायदा हुआ नहीं है।
इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमको मणिपुर के एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके से बाहर कर दो। फिर सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू जो भी हथियार यहाँ पे इन कुकीज लोगों ने सरेंडर किए थे, उन हथियारों को इलीगल तरीके से मैती वालों ने चुरा लिया और यहाँ पे वायलेंस किया। कुछ इस प्रकार के भी इल्जाम यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में कुछ सिक्योरिटी ऑडिट यहाँ पे चालू है। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में मणिपुर में लंबे समय तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, पीस और शांति लाने के लिए हो सकता है कुछ इंडिपेंडेंस टाइप का या फिर कह लो सोवरेन टाइप का, रीजनल सोवरेन टाइप का टेरिटोरियल काउंसिल बना के अरेंजमेंट किया जाए कुकीजो कम्युनिटी लोगों के फेवर में। ठीक है, अभी दोस्तों इसी के रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो आज एक एडिटोरियल आर्टिकल भी है। ये एडिटोरियल आर्टिकल मणिपुर मेहम अ मैन्युफैक्चर्ड स्किज्म, ये आर्टिकल एक अलग ही व्यू पॉइंट दे रहा है। ये आर्टिकल क्या दे रहा है, ये बात कर रहा है मणिपुर की। मणिपुर में मैसेकर अक्सर होते रहते हैं। इसमें बात की जा रही नागा कुकी क्लैश ऑफ 1990s की। नागा कुकी क्लैश ऑफ 1990s में हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट लोगों को स्लॉटर कर दिया गया। ट्राइबल कम्युनिटीज जो है मणिपुर की, उनकी वर्शिप ऑफ प्लेसेस को, विलेजेस को रेस किया गया। हजारों की तादाद में लोग होमलेस हो गए। जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज लव दाई नेबर के कंसेप्ट को बिलीव करते हैं, वो आपस में एक दूसरे को मारने लगे। एक ब्लड बाथ हो गया और यही ब्लड बाथ कुकीज वर्सेस मीतीज के फॉर्म में रिसेंटली उभर के सामने आया। ये सब व्यू पॉइंट दे रहे हैं ए बिमोल अकोइजिम नाम के, जो कि सोशियो पॉलिटिकल साइकोलॉजी पढ़ाते हैं और सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। इनका यह बोलना है कि जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं वो इस प्रकार के ब्रॉल्स में पहले भी इन्वॉल्व नजर आए हैं। फॉर एग्जांपल नागा के साथ 1990s में, दिमासा में 2003 में और कार्बी में 2004 में, और फिर पैथ्स के साथ 1997, 1998 में। तो रिसेंटली जो कुकीज अभी के बवाल में इन्वॉल्व हैं वो क्यों हैं? क्योंकि मेतीस को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने की बात की जा रही है। एक और रीजन है, यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया का सर्वे किया जा रहा सरकार के द्वारा और इलीगल ऑक्यूपेंट्स को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के इलाके से हटाया जा रहा। तो ये भी एक स्कार्प बन के आया है। फॉरेस्ट सर्वे क्यों खतरनाक होता है, ट्राइबल्स और गांव के लोग फॉरेस्ट सर्वे को क्यों नहीं पसंद करते हैं, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। कंटारा का एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। तो बेसिकली ये जो हिल वैली डिवाइड वाला कंसेप्ट मणिपुर में है ना, ये एक आर्टिफिशियली मेड कंसेप्ट है। यहां पे ऑथर बता रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। ऑथर ये बता रहा है कि एक फर्जी टोपोग्राफिकल डायकोटॉमी बना दी गई है मणिपुर के अंदर हिल और वैली को लेकर। ये जो पूरा का पूरा इलाका था मणिपुर का और नॉर्थ ईस्ट का, ये क्यों बना था? जब इंडियन प्लेट और यूशियन प्लेट आपस में टकराए थे। अभी जो इम्फाल है और जो मणिपुर के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे चूराचंदपुर हो गया, उखरूल हो गया, चंदेल हो गया और आसपास के स्टेट्स का जो नागालैंड और मिजोरम हो गया, ये सब उसी माउंटेनियस फोर्ड को बिलोंग करते हैं। और जो ब्रह्मपुत्र वैली बनी थी वो इसी कॉल्यूशन की वजह से डिप्रेशन बना था, उसको बोल दिया गया। अब जब पहले प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट करता तो प्लानिंग कमीशन ने नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे स्टेट्स को हिल स्टेट्स बोल दिया, आसाम को एक हिल एरिया वाला स्टेट बोल दिया। ठीक है ना। और फिर यहां पे बात की गई इम्फाल वैली की, तो वैली को यहां पे अलग माना गया, हिल को यहां पे अलग माना गया। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने शुरुआत में ही अपनी पॉलिसी में वैली के इलाके को अलग माना, हिल के इलाके को अलग माना। इसके चलते एक फॉल्स टोपोग्राफिकल पर्सपेक्टिव बना मणिपुर में, और ये फॉल्स टोपोग्राफिकल पर्सपेक्टिव अंग्रेजों के राज के समय पे ही बन गया था। आजादी के बाद हमने अंग्रेजों के इसी कॉलोनियल सेंटिमेंट को ले लिया और उसके बेसिस पे हमने हिल ट्राइब्स को अलग माना, वैली ट्राइब्स को अलग माना, और ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। पॉपुलेशन के नाम पे ये दोनों लोग आज की डेट में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकल, एपिस्टीम और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को देखोगे तो ओवरऑल हिल ट्राइब्स अलग और वैली ट्राइब्स अलग, ये लॉजिक ही बिल्कुल गलत है। हिल ट्राइब्स को हमेशा से एक अलग सिविल और क्रिमिनल लॉ से गवर्न किया जा रहा था, वैली की ट्राइब्स को अलग किया जा रहा था। तो पोस्ट कॉलोनियल इंडियन स्टेट में इस प्रकार के सेग्रीगेशन को हटाने की जरूरत थी। हमने इस प्रकार के सेग्रीगेशन को हटाया नहीं और एक फॉल्स डिफरेंशिएशन बन गया यहाँ पे, हिल ट्राइब अलग और वैली ट्राइब अलग का, जबकि दोनों लोग देखा जाए तो एक ही हैं। ठीक है। तो इंडिया के अंदर और दुनिया में बहुत सी जगहों पे ऐसे एबनॉर्मल और फैब्रिकेटेड डिवीजन्स देखने को मिले हैं जिनको ऑफिशियली कल्चर किया जाता है। तो इंडिया के अंदर ये पॉलिसी मेकर्स की गलती रही है कि वैली को अलग माना गया है, हिल को अलग माना गया है, इन जगहों पे रहने वाली ट्राइब्स की रिक्वायरमेंट्स को अलग माना गया है। ये बिल्कुल गलत तरीका रहा है। टोपोग्राफी, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए इनको एक सिंक्रोनाइज तरीके से, होमोजीनियस तरीके से गवर्न करने की जरूरत थी, जो कि हमने यहाँ पे गलत नहीं किया। और आज की डेट में एथनो नेशनलिस्ट
वैरायटी हमारे सामने बन के आ रही है जो कि टेरिटरी के आधार पर, इलाके के आधार पर एक दूसरे से लड़ रही है, जबकि ये पर्टिकुलर इलाके का जो कंसेप्ट था ये अंग्रेजों के समय का कंसेप्ट था जिसको हमें आज़ादी के बाद हटा देना चाहिए था, बट हमने हटाया नहीं। ठीक है भाई, तो ये ऐसी कुछ व्यू पॉइंट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में आपको दिया जा रहा है। आगे चलते हैं भैया। इजराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इतमार बेन ग्विर, ये आपको नजर आ रहे हैं, ये भैया पहुंचे हैं आपके जेरूसलम के अल अक्सा मॉस्क में। अब बेसिकली अल अक्सा मॉस्क को लेके अक्सर कर इजराइल में लड़ाई होती रहती। गाजा पट्टा की जो पैलेस्टीनियंस है, अरब्स हैं, ऑब्वियस सी बात है उनके लिए अल अक्सा मॉस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस्लाम में अगर होली साइट्स की अगर आप रैंकिंग निकालें तो थर्ड होलीएस्ट साइट इस्लाम में है आपकी अल अक्सा मॉस्क। ठीक है भाई, लेकिन नॉन मुस्लिम्स भी अल अक्सा मॉस्क पे जा सकते हैं, वो वहां जाके पूजा नहीं कर सकते, प्रेयर नहीं कर सकते, बट जा सकते हैं। तो ज्यूइश के लिए भी ये साइट सेक्रेट है, मुस्लिम्स के लिए भी साइट सेक्रेट है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इजराइल की राइट विंग पॉलिटिक्स के चलते अक्सर कर ये साइट ओवरऑल एक लड़ाई की वजह बन जाती है। ठीक है, तो कुल मिला के इतमार बेन ग्विर जो कि फार राइट नेशनलिस्ट लीडर हैं, वो इस प्रकार की साइट्स पे जाना अवॉइड कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार की साइट्स पैशनेट रिस्पॉन्सेस को स्टोक करती हैं। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर ऐसा करेगा, यहाँ पे इस प्रकार के एक्शंस को प्रोवोकेटिव बोला जा रहा है। इनफैक्ट जॉर्डन भी यहाँ पे बेन ग्विर की इस पर्टिकुलर विजिट को प्रोवोकेटिव बोल रहा है, एक डेंजरस और अनएक्सेप्टेबल एस्केलेशन बोल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी अल अक्सा मॉस्क को लेकर रिसेंटली बवाल हुआ था, लेकिन ये बवाल बढ़ाए जा रहे हैं। उसका एक रीजन ये हो सकता है कि ये जो राइट विंग आप कह लो सरकार है ना इजराइल की, जिसने अभी जुडिशियल रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, जुडिशियल रिफॉर्म्स तो उनके सक्सेसफुल हुए नहीं, तो ये एक आर्टिफिशियल डिसेंशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल के ज्यूज और पैलेस्टीनियंस के बीच में, ताकि एक्चुअली में ये अपने जो जुडिशियल रिफॉर्म्स के थ्रू पावर को कंसोलिडेट करने वाला एजेंडा है इसको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट कर पाए। ऐसा भी कुछ एक्सपर्ट्स का बोलना है। फिर भैया बाइडेन साहब ने यहाँ पे बोला है कि G7 कंट्रीज चाइना की सप्लाई चेन्स के ऊपर निगेटिव मतलब सैंक्शन नहीं लगाना चाहती, उससे बिल्कुल अलग नहीं होना चाहती, लेकिन हाँ डाइवर्सिफाई जरूर करना चाहते हैं। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने संडे को बोला कि जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है ना, वो एक यूनाइटेड अप्रोच लेके चल रही चाइना पे, जहां पे वो सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने की बात कर रहे हैं। वो एक कंट्री चाइना के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होने की बात नहीं कर रहे हैं। इस रिस्पेक्ट में चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से जो बाइडेन बात करेंगे, ऐसी कुछ बात भी यहाँ पे जो बाइडेन ने बोली है। तो ये बोल रहे हैं कि हम चाइना से डीकपल नहीं होना चाहते, हम बस चाइना के साथ बाकी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। ऐसा G7 समिट में यहाँ पे ओवरऑल जो बाइडेन ने बोला है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल चीज है, छोटा सा व्यू पॉइंट है। अभी क्या है कि यूएस चाइना के रिलेशंस काफी खराब हो गए थे। एक चाइनीज स्पाई बैलून को यूएस ने शॉट डाउन कर दिया था नीचे। फिर ताइवान के रिस्पेक्ट में भी बाइडेन ने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया है कि कल की डेट में चाइना अगर ताइवान के ऊपर अटैक करता है तो हम चुप बैठने वाले नहीं है, हम यहाँ पे रिस्पॉन्स देंगे। और यहाँ पे यूएस ओपनली कह रहा है कि हम ताइवान को इतना स्ट्रांग बना देंगे कल की डेट में अगर चाइना अग्रेशन करता है तो ताइवान अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। फिर भाई दिल्ली के अंदर जो बीजेपी और आप की राइवलरी, इसके बारे में तो आपको पता ही है। केंद्र की सरकार यहां पे एक ऑर्डिनेंस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के मई 11 के जजमेंट को बदलना चाहती है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि दिल्ली की इलेक्टेड सरकार का कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर को छोड़ दो तो बाकी हर चीज। अब इस बात को लेके, ओवरऑल इस ऑर्डिनेंस को लेके आपकी सरकार ने बोला है कि हम इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बीजेपी की सरकार केंद्र की क्या बोल रही है कि तुम क्या चैलेंज करोगे, हम खुद इस पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं। तो बेसिकली अब अगर आप देखो तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट NCTD 1991 जो कि अपने आप में एक यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाता है दिल्ली को, यहां पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के चलते प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती नजर आ रही है। ओके, अगर आप देखो तो वो यूनियन टेरिटरीज जिनकी अपनी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्या वो स्टेट से कंपेरेबल है? तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है कि हाँ भाई कुछ हद तक तो कंपेरेबल है, कुछ हद तक तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर राज्य की सरकार को कंट्रोल दिया जा सकता है। लेकिन केंद्र की सरकार इस पर्टिकुलर व्यू पॉइंट को मानने को ही तैयार नहीं। केंद्र की सरकार बहुत से फैक्ट्स के बेसिस पे, एक 9 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट के बेसिस पे, फिर इस बेसिस पे कि इन पर्टिकुलर ऑफिशियल्स का रिक्रूटमेंट केंद्र की सरकार कर रही है तो पूरा राज्य की सरकार के अंदर कैसे आ जाएंगे, बहुत से बेसिस पे यहाँ पे केंद्र की सरकार ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट के इस स्टैंस को रिफ्यूट कर रही है और ओवरऑल फिर से मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पे एक होलिस्टिक बेसिस पे पहुंचने वाला है।
इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बना दी है ऑर्डिनेंस के थ्रू केंद्र की सरकार ने, जिसमें हेड है चीफ मिनिस्टर, लेकिन बाकी 2 मेंबर्स हैं चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, और ये दोनों ऑब्वियसली बात है केंद्र की सरकार की सुनेंगे। तो इस पर्टिकुलर कमेटी के अंदर 3 लोग वोट डालेंगे, 2 लोग केंद्र की सरकार के फेवर में वोट डालते हैं, तो ज्यादा कुछ बीजेपी ये आपके चीफ मिनिस्टर कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये भी बोली जा रही है कि ये कमिटी अगर कुछ बोलती भी है, ये सिविल सर्विसेज जो बोर्ड है, अथॉरिटी है, ये कुछ बोलता भी है तो भी फाइनल पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में रहेगी। तो भैया केंद्र की सरकार और आपकी सरकार दोनों फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट के बाद कि हाँ भाई ओवरऑल किसके ऊपर ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल होना चाहिए। फिर जजिंग जलीकट्टू, यहां पे भी आर्टिकल रिपीट ही हो रहा है। जुडिशियल इम्प्रिमेच्योर आ गया है, क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स को लेके जलीकट्टू को अलाउ कर दिया गया है तमिलनाडु के अंदर। अर्ली 2017 में जो चेंजेस किए गए थे लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स के द्वारा, उसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जो जलीकट्टू को बैन कर रहा था, वो बेसिकली एनिमल राइट्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था और एनिमल्स के अगेंस्ट होने वाली क्रुएलिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था। 2017 में तमिलनाडु की सरकार ने जो अमेंडमेंट्स की हैं उसमें क्रुएलिटी वाले एलिमेंट को एड्रेस कर लिया गया है, ऐसा कुछ यहां पे सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। तो चूंकि यहां पे क्रुएलिटी वाले एलिमेंट को और पेन टू एलिमेंट एनिमल्स वाले एलिमेंट को यहां पे एड्रेस कर दिया गया है, इसलिए जलीकट्टू को यहां पे तमिलनाडु की हेरिटेज का हिस्सा माना जा रहा है, कल्चर का हिस्सा माना जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पे अलाउ भी किया जा रहा है। और जलीकट्टू के साथ साथ कंबला, जो बफेलो रेस है, इस प्रकार के इवेंट्स को भी यहां पे अलाउ किया गया। तो बेसिकली देखा जाए यहां पे स्पोर्ट्स को अलाउ किया गया है, लेकिन ओवरऑल जिस सेंस में, जिस ओवरऑल नोशन में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, अब अथॉरिटीज के सामने एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो इस बात को इंश्योर करें कि जब भी इस प्रकार के फेस्टिवल्स कंडक्ट किए जाएं, इसमें जान माल को नुकसान ना हो, लोगों को कम से कम चोटें लिखें। तो जो लोग सीधे सीधे बुल को टेम करने के लिए जाएंगे उनके पास प्रोटेक्टिव गियर होने चाहिए। ऑब्वियसली बात है, जिस आप कह लो बैरियर के बाहर लोग बैठते हैं, वो बैरियर आप कह लो इम्पेनिट्रेबल होना चाहिए। तो कल की डेट में ओवरऑल कोई बुल स्पीड्स में टकरा के बाहर निकल आए, उसके सींग और भीड़ में बैठे हुए जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको चोट लग जाए, उनकी जान चले जाए, तो इस प्रकार के इवेंट्स यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। कुछ इस प्रकार की बात यहाँ पे बोली जा रही है। फिर बनाने की बात की जा रही है इंडिया को क्वाड लेड मैन्युफैक्चरिंग हब। क्या बात की जा रही है यहाँ पे? मार्च 2021 में क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके कॉपरेशन, मॉनिटर किया जा सके ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटीज को स्काउट किया जा सके फॉर द डेवलपमेंट्स इन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और उसमें एक है आपकी बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली क्वाड का जो कॉपरेशन है बायोटेक्नोलॉजी में वो इनसफिशिएंटली टैप्ड है, इसलिए एक क्वाड लेड बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया के अंदर बनाया जा सकता है। और ये अगर बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया के अंदर बनाया जाता है क्वाड के बिहाफ पे, तो नो डाउट यहां पे टेक्नोलॉजिकल फील्ड में क्वाड का जो इंट्रा कॉपरेशन है वो बढ़ेगा। बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो ये लिविंग सिस्टम्स का इस्तेमाल करके, पर्टिकुलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल कल्चर्स का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल्स को बनाती है, मटेरियल्स को बनाती है ऑन अ कॉमर्शियल स्केल। इसका पोटेंशियल है टू ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल इंडस्ट्रियल सिस्टम विद अप टू 60% ऑफ फिजिकल इनपुट्स टू द ग्लोबल इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू बी प्रोड्यूसिंग यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी। बहुत सी कंट्रीज है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना, जो कि ओवरऑल इस इकोसिस्टम को ऑप्टिमाइज करके स्पेसिफिक पॉलिसीज बना चुकी है अपनी बायो इकोनॉमीज को इवॉल्व करने के लिए। इंडिया भी यहां पे क्वाड के बेसिस पे ओवरऑल अपने आप को एक बायो इकोनॉमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करके सिर्फ इंडिया का डेवलपमेंट नहीं, क्वाड की सारी कंट्रीज का डेवलपमेंट कर सकती है। तो क्वाड और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? एक इंडियाज नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, जो कि कंट्री को ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात करती है 2025 तक। टारगेट ये है कि $100 बिलियन इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के तहत इस हब में इन्वेस्ट किए जाएं। इंडिया को एम्बिशियस तरीके से एक्सटर्नल सपोर्ट मिले क्वाड पार्टनर्स के थ्रू, क्वाड की तरफ से टेक्नोलॉजिकल एक्सेस मिले और इस एक्सेस के बेसिस पे इकोनॉमिक पोटेंशियल को बढ़ाएगा इंडिया, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटीज को कम करेगा। ओवरऑल ये जो कंट्रीज हैं क्वाड की, वो अपनी स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट कर सकती हैं। फंडिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इंडिया को, क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस ठीक ठाक अमाउंट में इस बायो मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए इंडिया के हम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएस और जापान के पास तो एडवांस लेवल की बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो कि इंडिया को प्रोवाइड की जा सकती है। इंडिया के अंदर स्किल मैन पावर डेवलप करके अफोर्डेबल स्केल पे बायो मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। ठीक है ना। इंडिया की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी इंडिया के पास एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में,
उसकी एक्सपर्टाइज है, एक अवेलेबल वर्क फोर्स है, और उसके साथ अगर कॉम्प्लीमेंट कर दिया जाए बायो मैन्युफैक्चरिंग को तो अपने आप में विन विन सिचुएशन हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के हिसाब से इंडिया टॉप परफॉर्मर है इन द फील्ड ऑफ बायो मैन्युफैक्चरिंग इन बोथ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च आउटपुट एंड द शेयर अमंग रिसर्च पब्लिकेशन। इंडिया के अंदर सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है लो कॉस्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग का, एंजाइम्स का प्रोडक्शन, रिजेंट्स का प्रोडक्शन, रिसर्च मटेरियल और इक्विपमेंट का प्रोडक्शन, ठीक है ना। जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया के अंदर बायो मैन्युफैक्चरिंग के रिस्पेक्ट में वो यूएस के रिस्पेक्ट में 33% कम हो रहा है। तो इंडिया एक वर्ल्ड लीडर बन सकता है, बायो मैन्युफैक्चरिंग में अपनी कैपेसिटी को बहुत बड़ा बढ़ा सकता है, ठीक है ना। इंडिया एम भी करता है एक लीडिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का। हम अपनी फर्मेंटेशन कैपेसिटी को 10 मिलियन लीटर्स पहुंचाना चाहते हैं, 10 गुना करना चाहते हैं अगले 3 से 5 सालों में। चाइना भी इस पर्टिकुलर मार्केट में कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करो तो चाइना इस पर्टिकुलर मार्केट को डोमिनेट करता है। हम चाइना से ही एपीआईज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू एपीआई की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को हम इंडिया के अंदर बढ़ाएंगे। इसके लिए ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव स्कीम भारत सरकार लागू कर चुकी है। बायो मैन्युफैक्चरिंग के एवेन्यूज को इंडिया के अंदर बढ़ा के इसको हम और मैच्योर कर सकते हैं। इस नए मैन्युफैक्चरिंग हब के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट, इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्शन, बायो मैन्युफैक्चरिंग फंड को एस्टैब्लिश करना थ्रू क्वाड और चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना, ये सब यहाँ पे किया जा सकता है। इंडिया को अपनी वर्कफोर्स क्वालिटी बढ़ाना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे लाइफ साइंस प्रोफेशनल्स हैं कंट्री में, लेकिन इनके पास एक्सेस नहीं है कटिंग एज टेक्नोलॉजी का, ट्रेनिंग का। तो परमानेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज इंडिया के अंदर बनाई जा सकती हैं और जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस की यूनिवर्सिटी से यहाँ पे मदद ली जा सकती है। कॉमर्शलाइज किया जा सकता है रिसर्च को, वगैरह वगैरह। तो बहुत से आइडियाज यहाँ पे दे रखे हैं ओवरऑल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाने के लिए। और आज का आखिरी आर्टिकल, तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है इसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, यूनिवर्सिटी नॉलेज का पावर हाउस होती हैं, लेकिन तेलंगाना के अंदर ओवरऑल कुछ और ही देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो तेलंगाना यूनिवर्सिटी है निजामाबाद में, वहां का वाइस चांसलर सरकार से लड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली में रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट को लेके कुछ लफड़ा हो गया और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स को लेके दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने लगी। तो वीसी ने रजिस्ट्रार की जो चॉइस दी थी उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने माना नहीं, जहां पे राज्य की सरकार का रिप्रेजेंटेटिव बैठता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जो कॉलेजिएट का एजुकेशनल कमिश्नर है नवीन मित्तल, उसकी बनी नहीं वाइस चांसलर डी रविंद्र गुप्ता के साथ। तो रजिस्ट्रार के अपॉइंटमेंट को लेकर दोनों में बातचीत नहीं की। तो जो कॉलेजिएट एजुकेशनल कमिश्नर है नवीन मित्तल, वो अपनी बात लगा रहे हैं। वहीं पर अगर वाइस चांसलर रविंद्र गुप्ता की बात करो तो उनके ऊपर अलग ही प्रकार के इल्जाम लग रहे हैं कि भाई ये गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ नाच रहे थे वुमेन्स हॉस्टल में और उनके ऊपर नोट उड़ा रहे थे। तो इस प्रकार की अफवाहें भी सुनने में आ रही हैं। फिर अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं तेलंगाना की यूनिवर्सिटीज में। वाइस चांसलर जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रविंदर यादव, ये रिसेंटली न्यूज में थे अपने कन्फ्रंटेशनल एटीट्यूड के लिए। अभी क्या हुआ कि इन्होंने पीएचडी स्टूडेंट्स की जो फीस थी उसको 2,500 से 25,000 बढ़ा दिया एक ही गो में। इन्होंने राहुल गांधी को इस पर्टिकुलर कैंपस में जब इन्विटेशन देके बोलने के लिए बुलाया गया, उसमें घुसने नहीं दिया गया। फिर एक और टॉप यूनिवर्सिटी है हैदराबाद की जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, इसके ऊपर भी ओवरऑल एम्प्लॉयज को आउटसोर्स करके अपॉइंट करने का इल्जाम है। फिर प्रोफेसर के नरसिम्हा रेड्डी को जब वाइस चांसलर अपॉइंट किया गया तो पता चला कि एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का हेड एक नॉन टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड का है और वो भी 70 साल का है। तो इस प्रकार की बहुत सी न्यूज़ेस निकल के आ रही हैं तेलंगाना के अंदर से, जहां पे यूनिवर्सिटीज के फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम्स ही सुनती नजर आ रही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स में इतना ही था। आई होप कुछ ना कुछ यहाँ पे यूजफुल आपको जानने को मिला हो। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर आर्टिकल में हो सकता है कि सारे पॉइंट्स बताने जरूरी नहीं हो, इसलिए मैं उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करता। उस आर्टिकल का बेस मुद्दा क्या है आपके सामने लाने का वो बताता हूँ। स्टैटिस्टिकल फैक्ट जहां पे बताना जरूरी है वहां पे मैं सारे बताता हूँ, और जहां पे सिर्फ कहानी सी लिख रखी है, ओवरऑल कोई फैक्ट वगैरह नहीं बता रखा है, उसको मैं शॉर्ट में बता के आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि उस कहानी में का सार देना आपको जरूरी है। और वो सार मैं आपको दे देता हूँ, वो मैसेज जो उसमें बताया जा रहा है आर्टिकल वो आपको दे देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स ही मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना और एक बार ऐप इंस्टॉल कर लीजिए।